Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट टर्न हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था। वहां पे हमने कॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के डिफिनेशंस पढ़े थे। काइनेटिक फ्रिक्शन को बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब आज हम पहले लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे, यानी यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से आपको ये पूरा नोट्स बनाना है। पहले हम इसको समझाएंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे जो इधर है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, यहां से यहां तक इसको हम समझते हैं, फिर ये हम इरेज कर देंगे, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे जिसका हेडिंग हमने नहीं लिखा हुआ है, हम हेडिंग बता देंगे, उस हेडिंग के नीचे आपको लिखना है। सो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही है तो उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या हैं उनको हमको डिस्कस करना है। इसमें 4 पॉइंट हैं। जो पहले 2 पॉइंट हैं वो केवल कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हैं, यानी उनका न्यूमेरिकल में कहीं यूज नहीं होना है, लेकिन उनको हमको जानना चाहिए। तीसरा लॉ डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देता है और फोर्थ लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देता है। सो फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ कह रहा है इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी अगर कोई बॉडी हम ले लें और वो इस टाइप का बॉडी है, ये बॉडी है हमारा। अब इसको किसी सरफेस पे स्लाइड कराना है, किसी सरफेस पे घसीटना है, स्लाइड कराना है। तो आप चाहे इस बॉडी का बॉटम वाला सरफेस रखें ग्राउंड पे, ये बॉटम का सरफेस हो गया, इसको ग्राउंड पे रखें, चाहे आप ये वाला सरफेस जिसका एरिया कम है इसको रखें, या फिर ये वाला एज रख दें ग्राउंड पे, या ये वाला कॉर्नर रख के ग्राउंड पे आप इसको स्लाइड कराएं। सारे केसेस में काइनेटिक फ्रिक्शन सेम लगेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी का कितना एरिया ग्राउंड के साथ या सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है बेटा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के रिलेटिव स्लाइडिंग वेलोसिटी पे काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। हमने बॉडी को स्लाइड कराना स्टार्ट किया फोर्स लगा के, और ये जब मूव करने लगा तो बॉडी का वेलोसिटी कुछ भी हो, काइनेटिक फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लग रहा होगा ये इसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये ध्यान रखना बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्लाइडिंग वेलोसिटी, यानी इस बॉडी का इस सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है वो ये वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी पे काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी ज्यादा हो या कम हो, काइनेटिक फ्रिक्शन वही रहना है। अब नेक्स्ट 2 लॉज पे आए जो कि इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देगा बेटा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है? इट ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा बॉडी का,
काइनेटिक फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सरफेस है और इस पे ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, इसका वेलोसिटी v मान लें, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस वेलोसिटी को अपोज करेगा, यानी बॉडी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब क्या हुआ, ये बड़ा सिंपल है, इसको हर कोई बता सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अब हम कुछ एक और केसेस लें जो कि टफ केस है और उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी ए, बॉडी बी, हमने क्या किया, दो केस हम इसका लेंगे बेटा, यही दो केस लेंगे। पहले केस में हम इस ए के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, ए के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और इनके बीच में स्लाइडिंग है, यानी ए और बी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है सच दैट ए का वेलोसिटी v1 और बी का वेलोसिटी v2 एंड v1 इज ग्रेटर देन v2। ऑब्वियसली जब आप ए पे फोर्स लगाएंगे तो ए के अंदर जो वेलोसिटी होगी, अगर स्लाइड कर रहा है तो ए का वेलोसिटी बी से हमेशा ज्यादा होगा। अब हमको बताना है कि ए और बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है। तो ए के एक सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो बॉटम सरफेस है, और बी के दोनों सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बेटा, वो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस। तो ए के ऊपर अगर इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है तभी ऐसा होगा, तभी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो ए के ऊपर देखें, ये है ए और ये है बी। अब ए के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगे, किधर लगेगा उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, बी के ऊपर बैठ जाएंगे बेटा, क्योंकि जो ए है वो बी के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो हम इसका रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो बी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ए आगे बढ़ रहा होगा। ए क्या हो रहा होगा भाई, आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि ए का वेलोसिटी ज्यादा है। तो ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ के। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ के। बॉटम सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो बॉटम सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है भाई, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में। तो ग्राउंड पे हम बैठ के देखेंगे तो बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसके ऊपर बॉटम सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, एफ के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों आपस में बराबर होंगे बेटा, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है। ये कुछ और होगा तो इसको हमने एफ डैश नाम दिया। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शंस होंगे ए और बी पे। लेकिन अगर हम यही फोर्स बी के ऊपर लगा दें, ये जो फोर्स हमने लगाया बेटा, ये किसके ऊपर लगा दिया, बी के ऊपर लगा दिया। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ए और बी पे क्या होगा, ये हमको बताना है। अगर यही फोर्स हम बी पे लगा दें और फोर्स इतना लार्ज है कि ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रहे हैं, यानी यहां इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, v1 विल बी लेस देन v2। v1 क्या होगा, v2 से लेस होगा, ये ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो। अदरवाइज स्लाइड नहीं कर रहे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। लेकिन ये फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे
तो बी का वेलोसिटी ए से ज्यादा होगा अगर हम बी पे फोर्स लगा रहे हैं। अब इस केस में कैसे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो ए पे किधर फ्रिक्शन होगा ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, बी पे बैठ जाएंगे और बी का वेलोसिटी अगर ज्यादा है ए से तो ए किधर स्लाइड करता हुआ दिखेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कम है तो ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, इधर लगेगा, एफ के। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बी के टॉप सरफेस पे किधर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इधर लगेगा, एफ के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट। बॉटम सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इसलिए इसके बॉटम सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो ये तो हो गया भाई हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा ये फाइंड आउट करना। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के लिए बड़ा ही आसान फार्मूला बेटा, आसान इसलिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आप याद करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ना, वहां पे क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फार्मूला हो गया। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू के हमने पुट कर दिया, where mu k is proportionality constant and it is known as coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction बेटा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, क्योंकि mu k is equal to f k अपॉन n होगा। f k फोर्स एक टाइप का है, n नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, तो mu k क्या होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डिपेंड किस पे करेगा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ सरफेस। जिस सरफेस के साथ बॉडी कांटेक्ट में है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, यानी वो किस मटेरियल का बना है, और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एंड एनी फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन बॉडी एंड सरफेस, उन दोनों के बीच में जो फॉरेन मटेरियल है उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और जनरली फॉरेन मटेरियल के प्रेजेंस में जनरली, हमेशा नहीं बेटा, जनरली जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे अगर किसी सरफेस पे हम कोई बॉडी स्लाइड कराना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, तो हम पाउडर उसके ऊपर छिड़क दें, स्प्रेड कर दें तो आसानी से मूव करेगा। कैरम बोर्ड पे आपने देखा होगा, उस पे टैल्कम पाउडर छिड़क देते हैं तो स्ट्राइकर बड़ा स्मूथली मूव करता है। ऐसे ही अगर आप हीट इंजन देखें, यानी जितने भी इंजन व्हीकल में लगे होते हैं, तो पिस्टन और लाइनर के बीच में ऑयलिंग होता है, मूवी ऑयल, वो क्या करता है, उन दोनों सरफेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन डिक्रीज कर देता है। तो फॉरेन मटेरियल जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो ये तो हो गया भाई हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन के चारों रूल हमने पढ़े थे, वहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला पढ़ा था। स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होगा ये हमने नहीं बताया था, क्योंकि वो फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है बेटा, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, बस ये हमने बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज क्या होगा, 0 से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फाइंड आउट कैसे करेंगे वो अभी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने के पहले आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। कुछ एक पॉइंट अभी हम और डिस्कस करेंगे, फिर उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट पॉइंट, ये नोट आप लिख लो, ये नोट आप लिख लो, नोट। फर्स्ट पॉइंट, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा, वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा लेस होता है। लेकिन यहां से जनरली स्टूडेंट के दिमाग में क्या हो जाता है कि अगर ये इससे लेस है तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट आपको नोट करना है, एफ स्टैटिक यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन से लेस हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है और उससे ग्रेटर हो सकता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से लेस भी हो सकता है बेटा, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। यहां से आप देख रहे हो तो थर्ड पॉइंट हम नोट कर दे रहे हैं और फिर इसको हम समझाएंगे बेटा। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या होगा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि एफ के इज लेस देन एफ लिमिटिंग। यहां से आप ये नहीं कह सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला क्या, म्यू के एन, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला या लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला क्या, म्यू एस एन। तो एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। भाई ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा लेस होगा, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा वो काइनेटिक फ्रिक्शन से लेस, इक्वल और ग्रेटर तीनों हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसको हम ग्राफ से ही आपको समझा देते हैं। जो कल हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था, यहाँ पे बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया था और यहाँ हमने फ्रिक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, एफ। अब ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था, ये एफ के है, ये क्या है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, चाहे एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो। और ये क्या है, एफ एस है। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया बेटा, ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया, एफ एस का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो अगर इस ग्राफ में देखें तो इसको पीछे बढ़ा दो, ये यहां पे कट कर रहा है, और इस रीजन को हम नाम दे दें ओ, इस पॉइंट को नाम दे दें ए, और इस पॉइंट को नाम दे दें बी। तो ओ ए रीजन में देखो तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से लेस है। पॉइंट ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, और ए बी रीजन में देखो तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में देखेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में देखेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा लेस होगा। अब फोर्थ पॉइंट पे आते बेटा नोट के, और वो फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं और वहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो नोट करो आप, और फोर्थ पॉइंट है क्या भाई, देखो जनरली होता क्या है न्यूमेरिकल्स में बेटा, क्वेश्चंस में क्या देता है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या देता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वो नहीं कहेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन में जनरली आप देखेंगे तो ऐसा दिया रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू केवल लिखा रहेगा, न तो म्यू एस लिखा होगा न तो म्यू के लिखा होगा। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.5। अब इसको हम ले क्या, इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन माने
या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन माने। तो कन्वेंशन ये कहता है, यानी ये जनरल कन्वेंशन है, अंडरस्टूड है कि इसको प्रॉब्लम के हिसाब से म्यू के या म्यू एस दोनों ले सकते हैं। अगर केवल म्यू दिया है और हमको म्यू के का यूज करना है तो इसी को म्यू के ले लेंगे, और अगर म्यू दिया है और हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है तो इसी को म्यू एस ले लेंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, इफ coefficient of friction is given in a question, then it can be taken as mu k or mu s or both, depending on क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ बेटा तो उसको हम म्यू के भी सपोज कर सकते हैं, उसको म्यू एस भी सपोज कर सकते हैं, या उसको दोनों ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन में दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, अब आपसे पूछे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा तो उसी म्यू को हम क्या ले लेंगे, म्यू एस। क्वेश्चन में दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 और पूछ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा तो उसी म्यू को हम क्या ले लेंगे, म्यू के। अगर दोनों वैल्यू पूछ रहा है यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी पूछ रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी पूछ रहा है तो उसी वैल्यू को, उसी म्यू को, उसी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू के या म्यू एस दोनों ले लेंगे। यानी इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल आएगा। तो ये ध्यान रखना, ऐसा हम ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली म्यू के हमेशा म्यू एस से कम होता है। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा थियरी, यानी लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कर लिया, और ये जो नोट हमने लिखा है बेटा इनको न्यूमेरिकल में यूज करना है, तो इस चीज को हमने कर लिया। अब अगला जो स्टेप है हमारा कि जो फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। फ्रिक्शन अपने आप में बड़ा कठिन टॉपिक बेटा, और अगर इसको सिस्टमेटिक नहीं पढ़ोगे तो फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा हम स्टेप वाइज समझा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट हेडिंग लिखना है, ये जो चीज है बेटा इसका हेडिंग लिखो, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा हेडिंग है। एक बार फिर से बोल देता हूं, आप नोट कर लो, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस रूल को हम समझा रहे हैं, इस चीज को हम समझा रहे हैं, और बड़े सिस्टमेटिक वे में आपको समझना बेटा। जब भी फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जो प्रॉब्लम का बेटा तीन नेचर होता है, तीन टाइप का प्रॉब्लम आता है। एक तो क्वेश्चन में ही पूछ देगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो आपको पहले से पता हो गया हमको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, और हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे एफ के
इज इक्वल टू म्यू के एन। दूसरा प्रॉब्लम पूछ सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है, या कुछ ऐसा बोलेगा कि आपको पता चल जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। तो वहां पे भी आपको पहले से पता है एफ लिमिटिंग निकालेंगे, उसका भी फार्मूला है, ये क्या होगा म्यू एस एन। तीसरा प्रॉब्लम बनता है, उसमें पूछ लेगा कि बॉडी के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और इस टाइप के प्रॉब्लम काफी टफ होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं अगर आप सिस्टेमेटिक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो सिस्टेमेटिक एनालिसिस क्या है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन। सर्टेन स्टेप्स है बेटा, 5 स्टेप है फ्रिक्शन के। जब भी क्वेश्चन करना आप इस 5 स्टेप को जरूर फॉलो करना, आपका फ्रिक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा फ्रिक्शन टॉपिक। अदरवाइज ये फ्रिक्शन टॉपिक आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। यानी ये किस तरीके से, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma अप्लाई करने के लिए हमने 5 स्टेप बताए थे, वो सिस्टेमेटिक वे में आपको अप्लाई करना है। वैसे ही फ्रिक्शन से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आएगा तो हम कैसे एनालाइज करेंगे, पहले FBD बना लिया। अब FBD में बेटा वेट दिखाया, नॉर्मल रिएक्शन दिखाया, और F1, F2, F3, F4 ऐसे डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लग रहा है, वो हमने दिखाया होगा, फिगर में आपको दिख रहा होगा। अब हो सकता है केवल एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो सकता है कई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो सकता है वो पुलिंग फोर्स हो सकता है वो पुशिंग फोर्स हो सकता है फोर्स वर्टिकल लग रहा हो सकता है फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा हो सकता है फोर्स हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल बना रहे हो। हम करेंगे क्या, तो FBD हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन फोर्सेस को सरफेस के एलोंग और सरफेस के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ समझा रहे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे, उसमें भी ये चीजें समझाएंगे। फिर आगे तीसरे चौथे क्वेश्चन से बेटा ये स्टेप्स हम नहीं समझाएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, ले रहे हैं एक बॉडी है 10 kg का, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.8। यानी हमने ये नहीं कहा ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सिंपली म्यू दे दिया। तो इसको म्यू के भी ले सकते हैं, म्यू एस भी ले सकते हैं। सरफेस का म्यू ये है। इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f, यानी फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। बॉडी पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है भाई, तो इसमें तो ये कहा नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी ये आपको एनालाइज करना होगा। कैसे करेंगे, पहला स्टेप हमने क्या कहा, FBD ड्रॉ करने। तो FBD ड्रॉ करें तो 100 न्यूटन नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन यहां ऊपर हो गया, और एक एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है। अब हमने स्टेप क्या कहा, पहला स्टेप हमने कहा रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। वो स्टेप हमने यहाँ पे लिखा नहीं है बेटा, वो आपको समझना। क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या,
रिजॉल्व द फोर्सेज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ इस केस में किसी फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना है, क्योंकि या तो वो अलोंग लग रहा है या तो परपेंडिकुलर लग रहा है। पहला स्टेप ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। यानी ये जो हमने कहा बेटा, यहां से इस रिजॉल्व करने के बाद पहला स्टेप क्या हुआ, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो वाई डायरेक्शन में देखें तो एन ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 न्यूटन। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप फाइंड एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग हमने निकाला, तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस एन। हमको म्यू एस तो दिया नहीं, हमको म्यू दिया, तो उसी को म्यू एस ले लेंगे 0.8 और एन 100 न्यूटन है, तो 0.8 इंटू 100 कितना आ गया भाई, 80 न्यूटन। थर्ड स्टेप फाइंड एफ एक्सटर्नल। ये जो लिखा बेटा, इसको ये क्या हमने लिखा, इस सिंबल को, इसको आप समझ लो। फाइंड एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस। ये क्या लिखा, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये सिंबल है क्या बेटा, एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस, यानी सरफेस के पैरेलल जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो हमको फाइंड आउट करना थर्ड स्टेप में। एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल एक्सटर्नल फोर्स देखे तो केवल एक ही लग रहा और वो कितना, 50 न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन हो गया। ये कौन सा हमारा स्टेप हो गया बेटा, फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये फाइंड, अच्छा थर्ड स्टेप फाइंड एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस, ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप, इफ एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ लिमिटिंग, यानी इसी फोर्थ और फिफ्थ से हमको पता चलेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या कर रहा है, इफ एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस इज लेस देन आर इक्वल टू एफ लिमिटिंग। तो यहां पे देखें क्या, ये 50 न्यूटन है और ये 80 न्यूटन। तो एफ एक्सटर्नल जो है बेटा, एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस इज लेस देन एफ लिमिटिंग। इस केस में यही है ना, ये 50 और ये 80। तो अगर ऐसा होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कितना, एफ एस इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस यानी 50 न्यूटन। तो ये हो गया 50 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन का है उसका कोई फार्मूला नहीं होता है बेटा, वो जस्ट हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाते हैं। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या, कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो यहां तक बढ़ सकता है। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके यहां तक बढ़ सकता है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा और ये इंक्रीज करेगा। तो एफ स्टैट जो एक्सटर्नल फोर्स कितना, वो 50 न्यूटन है, तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ के कहां तक जा सकता है, 80 न्यूटन तक। तो एफ स्टैटिक कितना हो गया, 50 न्यूटन। क्लियर है आपको। अब इसी पे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स लगाया बेटा इसको हमने लगा दिया 90 न्यूटन। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने 90 न्यूटन कर दिया। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया। सेकेंड स्टेप फाइंड एफ लिमिटिंग, ये हमने निकाला, ये आ गया। थर्ड स्टेप फाइंड एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस, ये आ गया। ये कितना है,
90 न्यूटन। अब फोर्थ और फिफ्थ स्टेप भाई लगेगा तो या तो ये वाला या तो ये वाला, क्योंकि कंडीशन एक ही होगा ना, या तो एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस लेस होगा या तो ग्रेटर होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस है बेटा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, और एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो बॉडी क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा, और बॉडी स्लाइड कर जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, एफ के लगेगा, और एफ के का फॉर्मूला क्या है, म्यू के एन, और म्यू के तो नहीं दिया हुआ, म्यू दिया हुआ तो इसी को म्यू के ले लेंगे। 0.8 इंटू एन कितना है भाई, 100, सो इट इज 80 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो 80 न्यूटन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा बेटा, ये एफ के। तो जब भी आप फ्रिक्शन लिखे बेटा, आपको पता नहीं कि कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक या स्टैटिक, तो पहले एफ लिख दें। जब आपको पता लग जाए कि कौन सा फ्रिक्शन है, उसके हिसाब से आप एफ एस या एफ के सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते भाई, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये ऐसे एक बॉडी है 20 kg का, और इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F। म्यू इज इक्वल टू 0.5। F क्या है वो हम अभी क्वेश्चन में दे रहे हैं, फाइंड acceleration of body if first question F is equal to 80 Newton, second question F is equal to 160 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन बेटा, बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है। पहला क्वेश्चन दिया है F, जो ये फोर्स F है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है 80 न्यूटन है, और दूसरा है 160 न्यूटन है। अब हमको पता नहीं इस क्वेश्चन को देख के कि इस बॉडी के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो फिर बॉडी का एक्सेलरेशन कुछ होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। कैसे किया जाए, वही 5 स्टेप हमको करने हैं। तो पहला स्टेप तो FBD, जिसको हमने उसमें काउंट नहीं किया है, तो ये 200 न्यूटन हो गया। ये 0.5 म्यू के दिया बेटा, इसको अलग लिख देते हैं, म्यू के इक्वल टू 0.5। तो 200 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। अच्छा, चूंकि ये एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा या मोशन की टेंडेंसी होगी, जो भी हो, फ्रिक्शन इधर लगेगा। इसको हम सिंपली F नाम दे रहे हैं, न तो हम इसको FS लिख रहे हैं, न तो हम FK लिख रहे हैं।
अब स्टेप करें तो यहां से हम सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कैसे करेंगे इसको, और ये सॉल्यूशन पहले हम फर्स्ट पार्ट का दिखा रहे हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। तो N इज इक्वल टू, फिगर से देखिए 200 न्यूटन हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तो F लिमिटिंग इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू एस एन, म्यू एस एन। अच्छा म्यू एस नहीं दिया हुआ, हमको म्यू दिया हुआ, तो उसी को म्यू एस मान ले, यानी 0.5 इंटू एन 200। तो इसको मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये कितना हो गया, 100 न्यूटन। थर्ड स्टेप, फाइंड एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस। तो पैरेलल टू सरफेस एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस कितना लग रहा है भाई, फिगर में देखें तो ये क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, एफ एक्सटर्नल 80 न्यूटन। भाई फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, तो 80 न्यूटन दिया हुआ, 80 न्यूटन। अब या तो फोर्थ स्टेप करना होगा या तो फिफ्थ स्टेप करना होगा। तो फोर्थ स्टेप क्या, एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस लेस देन एफ लिमिटिंग, यही वाला लग रहा। तो एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस इज लेस देन एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग से कम है। एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस 80 न्यूटन और ये 100 न्यूटन। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब हम यहां पे लिख सकते हैं एफ एस। अब हमको पता चल गया कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो एफ एस लिख दिया। और एफ एस होगा कितना, तो जो एफ एस है बेटा वो उसी एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू सरफेस के बराबर होगा, यानी कितना होगा, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज है कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, 0। अदरवाइज न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, तो इस डायरेक्शन में फोर्स 80 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स 80 न्यूटन, तो इसको पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव इज इक्वल टू एम ए। तो ए क्या हो गया, 0 हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया बेटा, इधर इधर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 2, भाई क्वेश्चन ऐसे ही करना बेटा, अपने से मत सोच लेना कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन अपने आप ले लिया, ऐसा नहीं होता है। स्टेप ऐसे आपको स्टेप वाइज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 करें तो फिर से अगेन वही एफबीडी बना लिया और फोर्सेस को अलोंग द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिजॉल्व कर लिया, जो कि इस केस में नहीं करना है। अब यहां से फर्स्ट स्टेप एन हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड स्टेप एफ लिमिटिंग फाइंड आउट कर लिया, थर्ड स्टेप एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस, तो इस केस में कितना भाई, 160 न्यूटन, 160 न्यूटन, ये हो गया। अब फोर्थ स्टेप लगेगा या फिफ्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप तो फेल कर गया यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल क्या एफ लिमिटिंग से ज्यादा, यानी फिफ्थ स्टेप लगेगा। यहां इसको हमने इरेज कर दिया, ये हो गया भाई। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो अब हम यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, एफ के। अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा वो हम निकालते हैं। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसके लिए फार्मूला हमारे पास, और वो फार्मूला क्या है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन।
म्यू के नहीं दिया, म्यू दिया तो इसी को म्यू के ले लेंगे। 0.5 इंटू एल कितना है 200 न्यूटन, तो एफ के कितना हो गया बेटा 100 न्यूटन। तो अब एफ बी डी बना के एक्सेलरेशन निकाल लें। देखो बेटा ये है, इस पे 200 न्यूटन नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ये 160 न्यूटन इधर लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है। कितना है वो हमने निकाला 100 न्यूटन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जब अप्लाई करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं एफबीडी बनाते हैं, ये एफबीडी होगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है तो इधर जाएगा बॉडी, तो ए मान लिया एक्सेलरेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है रिजॉल्व द फोर्सेस, तो फोर्स कोई रिजॉल्व नहीं करना है, या तो फोर्स नॉर्मल है एक्सेलरेशन के या तो पैरेलल है, तो रिजॉल्व नहीं करना है। लास्ट स्टेप अप्लाई एफ इक्वल टू एम ए, तो एम कितना है भाई 20 ए, राइट साइड ये हो गया। राइट साइड बड़ा लिखना आसान होता है बेटा, इसलिए हम पहले लिख देते हैं। अब लेफ्ट साइड क्या होगा, तो उसके लिए रूल क्या है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का जो फोर्स होगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट जो फोर्स होगा निगेटिव, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर वाले फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां से हम देखें तो A इज इक्वल टू आ गया ये 60 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड केस में बॉडी का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, क्वेश्चन ये दिया हुआ कि ये एक बॉडी है 20 kg और इस पे फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है at an angle of 37 डिग्री, और जो म्यू है वो 0.5, म्यू का वैल्यू क्या बेटा 0.5। क्वेश्चन ये करा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या बेटा ये हमको फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बेटा ये 5 स्टेप करना जरूरी है, इसके बिना आप सॉल्व मत करिए। तो सिस्टमेटिक वे में करें, पहले एफबीडी बनाए, ये 200 न्यूटन नीचे हो गया, सेकेंड और ये नॉर्मल रिएक्शन इसको एन नाम दे दें, अब बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रहा है बेटा तो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी इधर होगी, या हो सकता है स्लिप इधर कर रहा हो या स्लिप करने की टेंडेंसी इधर होगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। अब हमको पता नहीं कि ये स्टैटिक है या काइनेटिक, तो एफ एस या एफ के नहीं लिख रहे, सिंपली एफ लिख रहे हैं। ये हमने एफबीडी बना लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा, रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये स्टेप इसमें हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए वो करना पड़ेगा।
तो इस फोर्स को रिजॉल्व कर दे तो इधर कितना हो गया भाई 100 cos 37 यानी 80 न्यूटन, और इधर कितना हो गया 100 sin 37 यानी 60 न्यूटन। ये हो गया बेटा। अब फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, यानी अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है n+60 और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है बेटा 200 न्यूटन। तो n इज इक्वल टू 140 न्यूटन। कितना बेटा 140 न्यूटन आ गया नॉर्मल रिएक्शन। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि आप n=mg अगर रटे बैठे हैं तो प्रॉब्लम जनरली गलत हो जाएगी बेटा, ऐसा नहीं सोचना। नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा हो सकता है, mg से कम हो सकता है और 0 हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। ये सारा सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, नेट अपवर्ड फोर्स यानी अपवर्ड फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो, अदरवाइज नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस एक डायरेक्शन में, नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस दूसरे डायरेक्शन में, उसी को इक्वेट करके नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। सेकेंड स्टेप फाइंड एफ लिमिटिंग। अब एफ लिमिटिंग निकालते हैं क्योंकि बिना नॉर्मल रिएक्शन के एफ लिमिटिंग नहीं आएगा, इसीलिए भाई हमने पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाला। एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस एन, और म्यू एस दिया नहीं बेटा, म्यू दिया तो उसी को म्यू एस लेंगे। वो कितना 0.5 इंटू 140 कितना हो गया 70 न्यूटन। थर्ड स्टेप फाइंड एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस। सरफेस के पैरेलल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है तो 80 न्यूटन। सो एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस कितना लग रहा है बेटा 80 न्यूटन। अब इतना करने के बाद या तो फोर्थ स्टेप होगा या तो फिफ्थ स्टेप होगा। तो देखें एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस 80 न्यूटन और एफ लिमिटिंग से 70 न्यूटन, यानी फिफ्थ स्टेप हो गया बेटा। एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू सरफेस इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग से ज्यादा है। और ऐसा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यानी बॉडी मूव करेगा। एफ एक्सटर्नल ज्यादा है एफ लिमिटिंग से तो बॉडी मूव कर जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब हम निकालेंगे एफ काइनेटिक और अब हम यहां लिख सकते हैं एफ के। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, और चूंकि यहां पे म्यू लिखा है तो इसको म्यू के और म्यू एस दोनों ले सकते हैं। तो 0.5 इंटू एन कितना है बेटा 140 न्यूटन, 140 सो 70 न्यूटन। चूंकि म्यू के और म्यू एस सेम लिया है तो एफ लिमिटिंग और एफ के दोनों सेम आ रहा है। अब हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है वो 80 न्यूटन है और अपोजिट डायरेक्शन में 70 न्यूटन लग रहा है। परपेंडिकुलर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करना इसलिए हम नहीं शो कर रहे हैं। तो लगाते हैं एम ए, एम कितना दिया हुआ 20 और ए हमको निकालना है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स नेगेटिव इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 10/20 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बॉडी का
ये एक्सेलरेशन होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते बेटा, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें थोड़ा सा और कुछ फोर्सेस दिखा दे रहे हैं। फ्रिक्शन को बड़ा सिस्टमेटिक पढ़ना बेटा, एक एक करके अच्छे से हम पढ़ाएंगे। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, फ्रिक्शन पे, फिर कल और डिटेल में आएंगे। थोड़ा सा थियरी हम डिस्कस करेंगे, कुछ और एक और थियरी है, और उसके बाद और डिटेल में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके ऊपर हम आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अ बॉडी। ये एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है बेटा 100 न्यूटन, 53 डिग्री, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है ये भी 100 न्यूटन का है, 37 डिग्री, ये है 37 डिग्री। म्यू एस, अब इसमें म्यू एस म्यू के दोनों अलग अलग ले लेते बेटा, एक तो क्वेश्चन दे दे ताकि आपको पता चले। 0.8 म्यू के इज 0.5, mass of body is 10 kg। बॉडी का मास कितना बेटा 10 kg है। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, तो पहले तो FBD बना बेटा, ये अलग से हम फिगर बना के दिखा रहे हैं। ये हमारा सरफेस है। सो 10 kg यानी 100 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। अच्छा, अब ये जो 100 न्यूटन फोर्स लग रहा कितने डिग्री पे लग रहा भाई 53 डिग्री पे, 53 डिग्री। तो इसको रिजॉल्व कर ले तो इधर कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और कॉस 53 कितना होता भाई 3/5। सो 3/5 कितना हो गया 3/5 यानी 60 न्यूटन, ये हो गया 60 न्यूटन। और इधर हो गया साइन कंपोनेंट 4/5 यानी 80 न्यूटन। फिर इस वाले फोर्स को दिखा, ये कितने का है 100 न्यूटन का, और कितने एंगल पे लग रहा है 37 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट along द सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये 37 है तो ये भी 37 होगा। कंपोनेंट हमेशा टेल पे दिखाते बेटा, इसलिए यहां दिखा रहे हैं। तो ये 100 न्यूटन है, इसका कॉस कंपोनेंट इधर यानी 80 न्यूटन, और ये साइन 60 न्यूटन। ये हो गया बेटा FBD, और फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। अब अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स है प्लेन के अलोंग वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी बॉडी के स्लिप करने की टेंडेंसी इधर होगी। इसका मतलब इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा F। हमको अभी नहीं पता है कि बॉडी स्लाइड करेगा या नहीं करेगा,
इसलिए हम एफ एस या एफ के नहीं लिख रहे, सिंपली एफ लिख रहे हैं। ये इतना हो गया। अब हम स्टेप्स लगाना शुरू करते बेटा, जो ये 5 स्टेप है। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स यानी सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर n और 80 लग रहा है, तो n प्लस 80। डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है भाई, तो एक तो 100 लग रहा है और एक 60 लग रहा है, इज इक्वल टू 100 प्लस 60, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 80 न्यूटन। अब सेकेंड स्टेप F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस n, और यहां पे म्यू एस दिया हुआ है 0.8, तो 64 न्यूटन। कितना भाई, 64 न्यूटन। थर्ड स्टेप नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, F एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस कितना है भाई, देखें तो एक तो ये 80 न्यूटन है पैरेलल टू द सरफेस, एक 60 न्यूटन, दोनों टुवर्ड्स राइट है, दोनों पॉजिटिव, ऐड कर देंगे कितना हो गया, 140 न्यूटन। अब या तो फोर्थ स्टेप लगेगा या तो फिफ्थ स्टेप। तो एफ एक्सटर्नल देखे 140 न्यूटन और एफ लिमिटिंग 64 न्यूटन, ये ज्यादा है। एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, यानी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बॉडी स्लाइड करेगा, और बॉडी स्लाइड करेगा तो अब पैरेलल टू द सरफेस जो इस पे फोर्स है टोटल 140 न्यूटन, यहीं पे हम एक जगह दिखा दे रहे हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं दिखा रहे, ये 80 और ये 60 अलग अलग नहीं दिखा रहे, तो नेट एक्सटर्नल निकाल लिया ना सरफेस के पैरेलल 140 न्यूटन। परपेंडिकुलर फोर्सेस नहीं दिखा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो हमको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में अगर ज्यादा है तो एफ के लगेगा, और एफ के क्या होगा बेटा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और म्यू के कितना दिया बेटा 0.5, तो 0.5 इंटू एन 80, ये कितना हो गया 40 न्यूटन, तो ये यहां पे 40 न्यूटन लगेगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, तो m कितना है 10 न्यूटन 10 केजी, a हमको निकालना है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन के अपोजिट वाला फोर्स नेगेटिव, इज इक्वल टू कितना हो गया m इंटू ए, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया बेटा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यही सपोज कर लो 100 केजी होता, तो ये 1000 न्यूटन होता बेटा, ये 1000 न्यूटन होता, तो इसको सॉल्व करते तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता, ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता, इससे ज्यादा हो जाता, और इससे ज्यादा हो जाता तब कौन सा लगता, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता, और रेस्ट में बॉडी होता है, यानी एक्सेलरेशन 0 होता। तो ये एनालिसिस है बेटा, आज यहीं तक हम क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे, इन लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना, 2 बार प्रैक्टिस करके आना, अदरवाइज आगे का क्लास समझ में नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना बेटा। और फ्रिक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन। Sayonara, Godspeed and bon voyage.